ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब देखो ये क्या है, ये कंज्यूमेबल आइटम्स बच्चों, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो एसेट नेचर के होते हैं। एसेट नेचर के होते हुए भी क्योंकि वो मटेरियल नहीं है तो हम उनको अपना एसेट नहीं मानते बल्कि अपना एक्सपेंस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, स्टेशनरी एसेट नेचर का है, लेकिन हमने पढ़ा था लास्ट ईयर मेटीरियलिटी प्रिंसिपल कि जो हमारी मेटीरियल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम बेसिकली अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो अब जो स्टेशनरी है एसेट नेचर का होते हुए भी हम, क्योंकि वो यूज में आ जाता है, कंज्यूम हो जाता है। अब भाई स्टेशनरी हमने खरीदी, वो यूज में आ गई, अब वो हमारा एसेट थोड़ी ना रहा क्योंकि वो तो यूज हो गई। अब एक हमने 50 रुपए का कैलकुलेटर लिया, वो कैलकुलेटर जो है हमारा एसेट नेचर का है, लेकिन एसेट नेचर का होते हुए भी हम अपनी बैलेंस शीट में उस कैलकुलेटर को एसेट में ना दिखाकर खर्चों में दिखा देते हैं, है ना, क्योंकि वो मटेरियल आइटम नहीं है। तो अब यदि हमें रिसीट एंड पेमेंट के अंदर पेमेंट साइड में यदि हमें स्टेशनरी दे रखी है, $5,000, तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे हम इसको अपना एसेट नहीं मानेंगे, हम ये मान लेंगे ड्यूरिंग द ईयर हमारी स्टेशनरी यूज हो गई, तो टू स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि इसी स्टेशनरी का हमें क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है, अब ये स्टॉक क्या होता है, स्टॉक आपको पता ही है ना, गुड्स का स्टॉक होता है हमारे पास, सारे गुड्स तो बिकते बिकते नहीं है। लेकिन अब स्टेशनरी जो है इसका हम स्टॉक मेंटेन रखने की क्या जरूरत है? असल में होता क्या है कि भाई पूरे साल भर स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, तो हम ये सोचते हैं कि यार अब कौन बार बार जो है जाके खरीदे, है ना। अब आप खुद सोचो कि कई बार ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जो है पूरा का पूरा रिम लेकर आते हो जबकि आपको 10 पेज की जरूरत होती है ना। तो क्या होता है कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पेपर की जरूरत पड़ रही है, हमने स्टेशनरी का रजिस्टर का पूरा एक स्टॉक मेंटेन करके रख रखा है। तो यदि ऐसी चीजों का स्टॉक दे रखा है तो जो स्टॉक वाला पार्ट है वो हमारा एसेट है, तो उस केस में हमें कंजम्पशन निकालनी पड़ती है। जैसे अब यदि मैं ये बोलूं आप लोगों को कि पिछले साल हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक 50,000 था, इस साल हमने स्टेशनरी और खरीद ली 5,000 की, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था? 55,000। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक सिर्फ 1,000 रुपए बचा हुआ। 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, 5,000 का हमने और खरीद लिया ड्यूरिंग द ईयर, 55,000 का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। इट मींस बाकी कहां गई स्टेशनरी? स्टेशनरी को खरीदना बेचना कोई काम थोड़ा ना कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका मतलब बाकी की स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो गई, तो वो कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि किसी भी चीज का हमारा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो हमें हमने ड्यूरिंग द ईयर उसको कितना कंज्यूम कर लिया ये हमें कैलकुलेट करना है। उसकी कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी। उसकी कैलकुलेशन या तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दें या फिर वर्किंग नोट्स में दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मन करे वहां पर हम दिखा सकते हैं। तो उस केस में हम कैसे दिखाएंगे? आपने अभी खुद ही आंसर बता दिया, तो वही चीज हमें करनी है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो इसके अंदर बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, $50,000 और 1,000, यानी कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टेशनरी और परचेज कर ली 5,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है 1,000। तो इसका मतलब जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड है बच्चों वो हमारी 54,000 है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, पिछले साल का स्टॉक पिछले साल की बैलेंस शीट में चला जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000। पिछले साल का स्टॉक पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल का स्टॉक इस साल की बैलेंस शीट में। ये वाला जो पार्ट मैंने बताया बच्चों, ये समझ में आ गया? क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चों? क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पैसे देने हैं। क्यों देने हैं हमें उनको पैसे? क्योंकि हमने उनसे उधार सामान खरीदा। तो यदि हमें किसी चीज के क्रेडिटर्स गिवन है तो हमें पहले उसकी परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ठीक है? मतलब यदि स्टेशनरी के क्रेडिटर्स गिवन है, स्टेशनरी के क्रेडिटर्स गिवन है का मतलब अभी जिससे हमने सामान खरीदा था स्टेशनरी का, उसको हमें अभी उस इंसान को हमें पैसा देना है। क्रेडिटर है वो हमारे। तो क्रेडिटर कौन हो सकते हैं बताओ? जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है। तो क्रेडिट परचेजेस हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बेटा हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हम क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करें। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करनी क्यों आनी चाहिए। तो उस केस में आप क्रेडिट परचेजेस कुछ क्वेश्चंस में दिखा सकते हो, जरूरी है भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्रेडिट परचेजेस शो करनी पड़ेगी, उसके बिना आप आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसलिए क्रेडिट परचेजेस कैसे आएगी उसका जानना बहुत जरूरी है ना? अब वापस से कोई ऐसी वाली बात करता हूं मैं जो बड़ी अजीब सी होती है, पिछले साल वाली। पिछले साल हमने क्रेडिटर अकाउंट पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम में, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। उसमें हम क्रेडिट परचेजेस निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। ठीक है? अब यदि वो याद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हमें सिर्फ स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, अब हमें क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन पहले हमें कंसिडर करनी है, उससे हमें क्रेडिट परचेजेस निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये मैं बता देता हूं। सपोज हमें स्टेशनरी दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अब यदि हमें यह दे रखा है कि इसमें पिछले साल के क्रेडिटर हैं शामिल जिनको हमने पेमेंट करी है। कब के क्रेडिटर हैं? पिछले साल के, माइनस कर दिए। ठीक है? 1000। इस साल के क्रेडिटर हमें पैसे देने थे, हमने दिए नहीं। क्रेडिटर करंट ईयर के 6000। पिछले साल हमने एडवांस दे दिया था इस साल के लिए, इस साल एडवांस दे दिया अगले साल के लिए। असल में ना क्या होता है कि यहां पे कोई एक क्रेडिटर नहीं है, हम इकट्ठा एक साथ बना रहे हैं। क्रेडिटर कौन है? जिनको पैसे देने हैं। एक तरफ आप लोगों के दिमाग में आएगा, एक तरफ सर आप कह रहे हो क्रेडिटर के क्रेडिटर अभी भी बकाया है, एक तरफ आप कह रहे हो एडवांस। तो जरूरी थोड़ी ना एक क्रेडिटर है, कई सारे सप्लायर हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, 5-10 सप्लायर है। कुछ से एडवांस चल रहा है, कुछ से क्रेडिट पे चल रहा है मामला, वो जिसका जैसा टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हम सबके क्रेडिटर अकाउंट बनाते बनाते तो बड़े परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमने सबका स्टेशनरी का इकट्ठा एक ही क्रेडिटर का अकाउंट बना रखा है। समझ गए बच्चों? तो इसीलिए हमने क्या करा, पिछले साल के क्रेडिटर माइनस कर दिए, इस साल के क्रेडिटर प्लस कर दिए। पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए प्लस कर दिया, इस साल एडवांस दिया अगले साल के लिए वो माइनस कर दिया। इन सबको प्लस और माइनस करने के बाद, ये फिगर बच्चों हमने ऐसी ले ली है। ठीक है? इन सबको प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आती है क्रेडिट परचेजेस। फिर इस क्रेडिट परचेजेस में हम कैश परचेजेस ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। इन सब चीजों को प्लस माइनस करने के बाद फिर फाइनली हमारी स्टेशनरी कंज्यूम निकल कर आती है। लेकिन ये चारों चीजें कंसिडर करने के बाद हमारी क्रेडिट परचेजेस आती है, ये आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कैलकुलेट करें,
मैंने अभी बताया था कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना कंपलसरी हो जाता है, तो किन में कंपलसरी है और किन में कंपलसरी नहीं है जरा उसको देख लेते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है बच्चों, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ना जो हमें गिवन होता है वो गिवन होता है क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी, और ये सारी चीजें दे रखी होती हैं। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी या स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखा है, ये मैंने आपको इसलिए बताया, यदि ये दे रखा है तो इसका मतलब ये सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं, हमें यहां से शुरुआत करनी है, हम सिर्फ ये चीजें प्लस माइनस करेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है और ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो आपको सारी चीजें प्लस माइनस करनी पड़ेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जिसमें ये दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी और ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्लस माइनस करके स्टेशनरी कंज्यूम निकालनी है। और एक क्वेश्चन मैं ऐसा दिखाऊंगा कि जिसमें हमें स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी हमने सिर्फ इन चीजों को प्लस माइनस करा। ये जानने इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ये पता होना चाहिए। समझ गए बात बच्चों? सर अब देखो इलिस्ट्रेशन। हाँ बोलो बेटा। सर ये क्रेडिटर्स एट बिगनिंग एंड क्रेडिटर्स एट एंड, सर ये अमाउंट पेड फॉर में इंक्लूडेड थे? हाँ बिल्कुल, जो हमने अमाउंट पे करा उसके अंदर, यानी कि इस 5,000 में पिछले साल के क्रेडिटर 1,000 रुपए की जो हमने पेमेंट करी है, इसलिए 1,000 रुपए की पेमेंट शामिल थी। ठीक है, पिछले साल जो हमने एडवांस दिया था वो हमारा इसके अंदर हमारा इंक्लूड होना चाहिए। इस साल हमने एडवांस दिया अगले साल के लिए, यानी कि वो इसके अंदर शामिल है। तो ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी टोटल अमाउंट दे रखा है जो पेमेंट साइड में दे रखा है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है बेटा। ये समझ गए ना? यस सर। वही आउटस्टैंडिंग वाला हिसाब बिगनिंग। अब देखो पेज नंबर निकालो 1.31। तो बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट यदि आता है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बनती है। 1.31 पेज निकालो बच्चों। 1.31 पेज पर इलिस्ट्रेशन 20 देखो। पुणे ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हमें प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। एक काम करते हैं, जैसे जैसे जो जो चीजें दे रखी हैं हम उनको लिखते चले जाते हैं। इसके अंदर ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ये बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, पिछले साल का स्टॉक पिछले साल की बैलेंस शीट में चला गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और अमाउंट दे रखा है 30,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये हमें दे रखा है क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 5,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ये मेडिसिन का दे रखा है, मेडिसिन लिख देते हैं बच्चों, मेडिसिन मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन हमें दे रखे हैं पिछले साल के क्रेडिटर पिछले साल की बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स। पिछले साल के क्रेडिटर कितने हैं? 20,000। इस साल के क्रेडिटर कितने हैं? 13,000। बच्चों जहां समझ में नहीं आया मेरे से सवाल जवाब करते रहना। उसके बाद अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फ्रॉम द ईयर 31 दिसंबर 2019, उसके नीचे दे रखा है 2020 और 2019। तो एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, एडवांस पेड, प्रीपेड हो गया ये, है ना? एडवांस पेड फॉर मेडिसिन 13,000, और बच्चों पिछले साल का जो इस साल के लिए था वो कितना था? 2,000। बैलेंस शीट वाले आइटम हमने लिख दिए। ठीक है, सबसे लास्ट में दे रखा है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 1,08,000, 1,08,000। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग ये रे 20, बैलेंस शीट में लिखे थे हमने 20,000। क्रेडिटर एट द एंड ये रे बैलेंस शीट में 13,000। एडवांस एट द बिगिनिंग ये रे हमारे एडवांस एट द बिगिनिंग 2,000, और एडवांस एट द एंड ये रे हमारे 13,000।
अब इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारी क्रेडिट परचेजेस आ गई। इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा था आप लोगों को क्रेडिट परचेज नहीं भी शो करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पता तो होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए अभी मैं बताऊंगा। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद चलो क्रेडिट परचेज निकाल ही लेते हैं। जरा बताना बच्चों क्या आया प्लस माइनस करके। ये 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। कितने हैं ये 33 और वो कितने हैं 15, तो 5 18,000 90,000 आ गया ना। क्यों कैलकुलेशन कर लेना। 90,000 आया नहीं सर आ गया। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 30, कैश परचेज तो दे नहीं रखी। ओपनिंग स्टॉक हो गया 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 13,000। तो 90 में 30,000 प्लस कर दिए 120 और 13,000 माइनस कर दिए, कितने हो गए 1,07,000। ये हमारी स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गई। कोई सवाल बच्चों? ये हमने दिया है सर क्लोजिंग हाँ। स्टॉक 5,000 है। क्लोजिंग स्टॉक 5 है, अच्छा ठीक है 5,000। तो कितना आ गया ये 5 25 1,15,000, ठीक है। वन 1,15,000 हमारी मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गई। स्टॉक 5,000। कोई सवाल बच्चों? अब इस क्वेश्चन में यदि हम ये 90,000 नहीं भी निकालते, सीधा आप सारा चीजें प्लस माइनस करके दिखा देते और ये दिखा देते, हमें कोई नंबर कटना ही नहीं था। लेकिन अब यदि क्वेश्चन में जो नीचे सबसे नीचे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, इसकी जगह ये लिखा होता मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इस बात का ध्यान रखते आप सिर्फ इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, तब जाके हमारा ये आ जाएगा। आपको इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं। ये सब चीजें हमें सिर्फ इसलिए दे रखी हैं कि हम उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकें। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, कोई सवाल? एक मिनट बच्चों। अब इससे ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन देखो बच्चों, जो मैं बात बोल रहा था। On the basis of the information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Good Health Sports Club for the year ended 31st March 2020. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्रेडिटर्स गिवन है, पिछले साल के और इस साल के, एडवांस गिवन नहीं है। अब देखो नीचे देखो, इसमें लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको अंडरलाइन करने वाली बात है। और इसके नीचे लिखने वाली बात है कि कंपेयर इलस्ट्रेशन 19 एंड 20। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपने ऐसा क्यों लिख रखा है, जिससे कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 19 और 20 इलस्ट्रेशन में क्या फर्क है, ठीक है। बल्कि 19, 20 एंड 21 तीनों में लिखा चाहिए कंपेयर इलस्ट्रेशन 19, 20 एंड 21। अब इसमें स्टेशनरी परचेज दे रखा है, हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, हमारा कंजम्पशन आ जाएगा। और जो बैलेंस शीट में हमें आइटम्स दिखाने हैं वो तो हम वैसे के वैसे ही दिखाएंगे जैसे हम दिखाते हैं। तो ये फर्क है 19 और 20 में। बोलो बच्चों, कोई सवाल? परचेज मतलब ये कैश और क्रेडिट दोनों का ये प्लस दे रखा है अमाउंट? हाँ दोनों का ही दे रखा है, क्योंकि बेटा परचेज दे रखा है, परचेज गिवन है तो इसका मतलब क्रेडिट कैश दोनों ही आ गए इसके अंदर। या तो साफ साफ लिखते हैं क्रेडिट परचेजेस कैश परचेजेस, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस देने के बाद भी कैश परचेज हो सकता है गिवन ना हो, ओके ठीक है। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब सुनो, अभी मैंने इलिस्ट्रेशन
20 में बोला था ये आपको 90,000 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहिए। तो फिर आना क्यों चाहिए? अब यदि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा के दे दिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा के दे दिया जाए, मतलब इलिस्ट्रेशन 20 में कैश परचेजेस गिवन नहीं था। अब यदि इसी इलिस्ट्रेशन 20 में मैं एक चीज ऐड कर दूं कि कैश परचेजेस 30% ऑफ टोटल परचेजेस। अब यदि आपने क्रेडिट परचेजेस नहीं निकाली, अब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, अब आपको ये निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको ये निकालना आना चाहिए। तो बच्चों, एक तो हमारा सिंपल हो गया, एक हमारा हो गया इलिस्ट्रेशन 19 जिसमें परचेज दे रखा है, ठीक है। एक हो गया हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल मतलब कैश परचेजेस टोटल परचेजेस का 30% है। तो जब हम ये 90,000 निकाल लेंगे, अब हम ये सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि हम कैश परचेजेस ना निकाल लें। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ये हमें अच्छे से पता ही है। तो क्रेडिट परचेजेस पहले हमने निकाल ली इस तरीके से 90,000, ठीक है। टोटल परचेजेस हमें पता नहीं, कैश परचेजेस पता है 30% है टोटल परचेजेस का। तो टोटल परचेज यदि x है तो कैश परचेजेस 30% ऑफ x। इससे हमारी टोटल परचेज आ जाएगी। आपने क्रेडिट परचेज निकाल ही रखी है, आप कैश परचेज इसमें ऐड कर देना बस। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस कर देना, क्वेश्चन आ गया। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि क्रेडिट परचेजेस आपको निकालनी आनी चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसको क्वेश्चन में शो करते हो या फिर नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में बच्चों बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। क्वेश्चन में पूछा ही नहीं स्टेशनरी कंज्यूम, क्वेश्चन में पूछ दिया, ये सारी चीजें दे दी, सब कुछ दे दिया और ये बोल दिया कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस। तो आपको सिर्फ यहीं पर यही आंसर देना है। तो पता चला आप सोच रहे हो कि यार ये तो पूरा स्टेशनरी वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें तो हम कंजम्पशन ही निकाल देते हैं। लिखा क्या है 1 मार्क्स क्वेश्चन में? लिखा क्या है? कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस, तो हमें ये वाला आंसर देना होगा। कैलकुलेट स्टेशनरी कंज्यूम, तो हमें ये वाला आंसर देना होगा। कैलकुलेट कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन या कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी, तो फिर जो 30% करके रहेगा हमें ये आंसर देना होगा। तो डिपेंड करता है पूछा क्या गया है क्वेश्चन में 1 मार्क्स के वाले में, उसमें फिर हम आंसर देते हैं। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये तीनों पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। अब बच्चों इलिस्ट्रेशन 21 जरा आप देख लो, आराम से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। इलिस्ट्रेशन सर 21। अगर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैलेंसिंग फिगर टोटल परचेजेस आएगी या क्रेडिट परचेजेस? नहीं 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 नहीं, उसमें तुम बताओ सारे, तुम्हें क्या लगता है? हाँ तो गिवन अगर वैसे नॉर्मली गिवन हो तो नहीं, फिर तो उसमें टोटल टोटल, परचेजेस आना चाहिए। उसमें बेटा देखो, नहीं 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 देखो। अच्छा एक बात बताओ, कैश परचेजेस की जर्नल एंट्री बता दो चलो। परचेजेस टू परचेज की? कैश, यस सर। कैश परचेजेस की, कैश परचेजेस की, परचेजेस टू कैश। यस सर, अच्छा सर समझ गया। बस वो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी ओके सबका। सर। और क्रेडिट परचेजेस बस क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेजेस ही आएंगी। ओके सर। बिल्कुल सही है, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं लेकिन उससे हमारी क्रेडिट परचेजेस ही आएंगी। क्वेश्चन में कभी अकाउंट बनाने को आ बच्चों सकता है? नहीं बेटा, ये तो हमारा अलग अलग तरीका है इसको शो करने का, ये नहीं है कि अकाउंट बनाओ। इलिस्ट्रेशन 21 में, ठीक है अनन्या क्या बताओ? सर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, बट जब इलस्ट्रेशन 20 में हमें टोटल अमाउंट गिवन था, तो अगर वैसा हमें अमाउंट इस केस में गिवन होता तो फिर हम उसमें क्रेडिटर्स को ऐड नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही है। इसमें हमें गिवन है, एक मिनट में देख लेता हूं जो तुम कह रही हो। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5600, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ बेटा, इसमें सब शामिल ही होता है। अमाउंट पेड गिवन है तो उसमें क्रेडिटर वगैरह सबकी एडजस्टमेंट करी जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। समझ गए बात? तो बच्चों केस 1 इसके अंदर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं
कि मैच एक्सपेंसेस हमें दे रखा है और इसके अगेंस्ट पर्टिकुलरली मैच फंड गिवन है। तो अभी अभी मैंने बताया मैच फंड गिवन नहीं है तो ये एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, लेकिन यदि इसके अगेंस्ट मैच फंड गिवन है और यदि आपने मैच एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर में डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे मैच फंड, हमारे पास 60,000 है, हमारी लायबिलिटी है, जिस काम के लिए हमने फंड क्रिएट कर रखा है उसी काम के लिए हमें सारे खर्चे करने हैं, माइनस मैच एक्सपेंसेस 25,000, ठीक है, हमारा आ गया 35,000। ये अभी भी हमारी लायबिलिटी है। तो जब आप एक्सपेंसेस देख रहे हो पेमेंट साइड में तो एक चीज और देख लो कि सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसी में पता चल जाता है कि हमारा किस चीज का क्लब है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब है तो पॉसिबिलिटी है स्पोर्ट्स फंड हो, मैच फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो। तो जब हमें इस तरीके से मैच एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वगैरह दे रखे हैं तो स्पेशली उन खर्चों के अगेंस्ट हमें फंड देख लेना चाहिए, ठीक है ना। और मान लो गलती हो भी गई, मतलब जैसे आपने पेमेंट साइड से शुरुआत करी, आपने देखा मैच एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंडिचर में लिख दिया, लेकिन जब आप रिसीट साइड में मैच फंड पढ़ोगे तब आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि मैच एक्सपेंसेस तो आप वहां लिख चुके हो, तब आप उसको ठीक कर सकते हो और सीधा बैलेंस शीट में डाल सकते हो, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यदि आपने डाल दिया एक्सपेंडिचर में तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसे आंसर मैच कर जाएगा लेकिन वैसे इस चीज के हमारे मार्क्स कट जाएंगे। इसके अंदर बच्चों यदि हमारा मैच एक्सपेंसेस मैच फंड से एक्सीड कर जाए, ये लिख लिया बच्चों, हाँ सेकंड बता दूं मैं या किसी को लिखना है अभी? सर लिख लिया। तो अब इसी में मैं सेकंड बता रहा हूं बच्चों। मैच एक्सपेंसेस सपोज हमारा हो गया 65,000, तो आपको एक तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि हमारा मैच फंड जीरो हो चुका है, मतलब नील हो चुका है, दिखाना पड़ेगा। आप या तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो या वर्किंग नोट्स में दिखा दो, दोनों में से किसी में भी दिखा सकते हो। मैच एक्सपेंसेस हमारे एक्सीड कर गए इससे, तो मैच फंड तो हमारा नील हो गया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप उस केस में मैच एक्सपेंसेस दिखाओगे 5,000। तो यदि मैच एक्सपेंसेस हमारे एक्सीड कर रहे हैं तो जितना एक्सीड कर गया फंड से वो सारा का सारा हमारा एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। सर बोलो बेटा। सर जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उसी काम में उनको करना है यूज। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। ओके सर। कर लिया नोट? अब इसके अंदर थोड़ा सा और बच्चों, हम ये ना 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। एक तो सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन हो गया, एक कंजम्पशन वाला हो गया और एक ये वाला। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इन तीनों में से एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर एक ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मैं बात बोलता हूं, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे आइटम आ गए, मतलब उसमें एक तरीके से समझ लो एक्सपेंस में सब्सक्रिप्शन की जगह सैलरी दे दिया, पिछले साल की, इस साल की, अगले साल की, और सैलरी की इंफॉर्मेशन दे दी, तो कंसेप्ट वही वाला है। तो सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन मतलब इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो गई, वही आउटस्टैंडिंग वगैरह वाले क्वेश्चन हो गए। एक कंजम्पशन नेचर वाला जो मैंने अभी आज बताया, और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इन्हीं तीनों में से 3 नंबर या 4 नंबर में से आपको क्वेश्चन मिलता है बच्चों, इन्हीं तीनों में से, कोई और है ही नहीं इसके अलावा। अब बच्चों इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज और ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 25,000, मैच प्राइजेस 15,000, 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, सेल ऑफ
मैच टिकट्स, ये हम कर देते हैं 20,000, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये आ गया हमारा सपोज 1000, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें पता है मैच फंड, सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच एक्सपेंसेस, मैच प्राइजेस, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेटा मैच फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो सब मैच फंड के अंदर ऐड होगी। मैच फंड, देखो मैच फंड बनाया है क्यों है? मैच फंड इसीलिए बनाया है कि मैचेस से जो भी कलेक्शन आ रही है, जो भी मैच से रिलेटेड चीजें हैं, सब मैच फंड के अंदर डाली जाएंगी। बनाया है, पर्पज ही यही है, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं थी। एक बात और बताऊंगा बच्चों, जब ये हम सारे केस कर लेंगे, ठीक है, मैच फंड 60,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच फंड बढ़ गया, $20,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 1,000, मैच एक्सपेंसेस इसमें से माइनस हो जाएंगे, $25,000, मैच प्राइजेस, जो भी इससे रिलेटेड खर्चे हैं सब माइनस हो जाएंगे, 15,000, 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमारा एसेट है, अब देख लो 41,000 हमारा मैच फंड अभी भी है। तो हमने डिटेल दिखा दी कि मैच फंड हमारा 60,000 था, कोई डोनेशन मिली होती ड्यूरिंग द ईयर वो भी इसमें ऐड हो जाती, सेल ऑफ मैच टिकट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, सब जो मैच फंड से रिलेटेड इनकम, जो भी पैसा कलेक्शन हुआ था इसमें ऐड कर दिया, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस थे वो इसमें से हमने माइनस कर दिए। अल्टीमेटली मैच फंड हमारा 41,000 का है अभी भी हमारी बुक्स में, और 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। आई बात समझ में? तो ये जो फंड का हम अमाउंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लिखते हैं, ये इसकी एंट्री क्या होती है जर्नल? मैच फंड की कौन सी, ये वाली जो एंट्री की बात कर रहे हो? यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, मतलब ये समझ लो मैच फंड हमारे पास पहले से ही है। ये एक तरीके से अनन्या बेसिकली डोनेशन है मैच फंड की, मतलब ये हमारा मैच फंड अभी इस साल क्रिएट नहीं हुआ, पहले से क्रिएट होता हुआ चला आ रहा है कंटिन्यूएशन में। अब जैसे ये मैच फंड है 41,000, अगले साल जो है फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मैच फंड, ठीक है, मतलब रिसीटेड पेमेंट पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये मैच फंड जब हम, मतलब ये हमारी ओपनिंग पिछले साल, जब अगले साल की बैलेंस शीट बनेगी हमारी, अगले साल का रिसीटेड पेमेंट बनेगा, और मैच फंड से रिलेटेड जो भी कलेक्शन होगी वो हमारी डोनेशन फॉर मैचेस इस तरीके से होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली मैच फंड लिखने का मतलब ये है मेरा कि ये हमारी डोनेशन है मैच फंड की जो हमें रिसीव हुई है। सो तो ये मतलब पहली बार ऐसी कोई डोनेशन है तो अभी फंड बना है इस साल, और अगले साल जो होगा वो ऐड होता जाएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इस साल बना है, ये भी हम कह सकते हैं कि पिछले साल से हमारा कंटिन्यूएशन में है, ठीक है ना। तो पिछले साल का जो कंटिन्यूएशन में वो सब ऐड करके जो है मैंने यहां पर लिख दिया 60,000, लेकिन यहां पर तो इसी साल का ही आएगा 60,000, ठीक है ना। मतलब ये जो रिसीव हुआ है इसमें पिछले साल का इंक्लूड नहीं है, पिछले साल का तो बैलेंस शीट से मिलेगा हमें,
यस मैंने इसलिए मैच फंड लिखा कि जिससे कि आपको मतलब याद रहे कि भाई मैच से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैचेस फंड के अंदर ही हमारी ऐड होंगी यदि कोई पुराना बैलेंस है। तो पुराना बैलेंस प्लस ये वाली डोनेशन प्लस ये वाली सेल प्लस इंटरेस्ट रिसीव सब इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ इस साल का है, मतलब इस साल मतलब इस साल मिला है, पिछले साल का जो मिला है वो तो पिछले साल के रिसीट में जा ही चुका है। सो वो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक बात। ओके सर। सर अगर अच्छा, वो हाँ अमाउंट होगा बैलेंस शीट में तो फिर वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा बिल्कुल लास्ट सही, में। वो भी हमें ऐड करना ओके पड़ेगा, सर। मतलब वो सबसे शुरू में ही ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। यस सर, ओके। अब इसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं केस 3 और केस 4 में बच्चों। ज्यादा हो गया, बस लास्ट खत्म, अब नहीं बताऊंगा बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव्ड है मैच फंड का 600, बस यही फर्क है थर्ड और फोर्थ केस में। तो बच्चों यहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हालांकि ये चीज आज तक कभी बोर्ड में पूछी नहीं गई है, ठीक है, आज तक कभी नहीं पूछा गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ मैच फंड में 600, बच्चों अभी 400 रुपए बच गए ना, एक्रूड है ना, तो वो यहां पर भी आएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 400। कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो एक्रूड इंटरेस्ट हमारे एसेट साइड में भी आएंगे। यहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों को समझने में। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट का हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बच्चों, बताइए आप लोगों को। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? मैच फंड हमने देखो देखो मैच फंड इन्वेस्टमेंट का पता है क्या बेसिकली वो होता है कंसेप्ट। यदि हमें लगता है कि भाई मैच फंड का इतना ज्यादा हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, ये तो पड़ा पड़ा ऐसे ही रहेगा, कोई बढ़ तो रहा नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ पैसा यदि हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी सिक्योर्ड जगह पर जहां पैसा ना डूबे, तो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, एटलीस्ट कम से कम पैसा बढ़े तो सही। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, इससे होगा क्या, तो उस पर्टिकुलर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा मैच फंड ही बढ़ेगा, और जब पैसा आ जाएगा तो फिर तो मैच फंड का है ही, वो कहीं तो जा नहीं रहा। तो बच्चों हमने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 600 रुपए मिले। देखो 10% कितना मिलना था, 1000, मिले कितने, 600, 400 भी और भी मिलने हैं ना। तो एक तो चले जाएंगे हमारे एसेट में क्योंकि ये डेटर है, हमें पैसा मिलना है। इनकम हमारी जो है अर्न हो चुकी है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये कोई हमारी जनरल इनकम नहीं है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में चली जाएगी, ये स्पेसिफिक इनकम है टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक इनकम है इसलिए बच्चों ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में न जाकर इसी टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाती है। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है एक तो हमारा मैच फंड में भी ऐड होगा और एक हमारा एसेट साइड में भी जाएगा, क्योंकि अभी हमें मिलना है, ये हम अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी हमें मिला नहीं, और इसीलिए एसेट तो है ही हमारा। देखो वैसे आप क्या करते हो, यदि आप लोगों ने इलस्ट्रेशन 47 करा है तो उसमें एफडी थी, एफडी पे जो इंटरेस्ट था एक्रूड इंटरेस्ट, एक तो हमने इनकम में लिखा और एक हमने एसेट में लिखा। इनकम में इसलिए लिखा क्योंकि वो हमारी इनकम है, मिलनी है, करंट ईयर की इनकम आएगी चाहे रिसीव हुई हो या नहीं। ये भी इनकम है लेकिन ये इनकम स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नेचर की है, इसलिए वो हमने टूर्नामेंट फंड में ऐड कर दी इधर लायबिलिटी साइड में, और एसेट तो है ही हमारा। और सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाएगा? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। जो अच्छा, वहाँ नहीं स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, यदि जनरल इन्वेस्टमेंट होती, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, तो उसका इंटरेस्ट जाता, इसका नहीं जाएगा। लेकिन ओके सर। इसमें जो क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, देखो अब मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं ये करने हैं जिससे कि आप लोग वेडनेसडे को जो भी प्रॉब्लम लेनी है वो प्रॉब्लम ले लो, और फ्राइडे को 1.5 से 2 घंटे का इसका मैं टेस्ट बता दूंगा, 2 घंटे का टेस्ट, उसमें फिर असलियत पता चलेगी कि हमें कितना आता है।
ठीक है, इसमें बच्चों नोट करो आप लोग, पेज नंबर 1.31 इलिस्ट्रेशन 19, 20, 21, ये तीनों तो हमारे वैसे हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी (27), 30, इलिस्ट्रेशन 30 वाला जो है ना क्वेश्चन, इस टाइप का बोर्ड में बहुत बार आ चुका है बच्चों। 31, 32, 36, इसके बाद पेज 1.65 पे क्वेश्चन 26, 29, 31, 32, 33, 34, ये सारे छोटे क्वेश्चन हैं। अब बड़े क्वेश्चंस में ये आपको बेटा एक बार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से भूल चुके हो। ये अब आपको करने हैं 1.72 पे 50 से बेटा ये करने पड़ेंगे 58 तक। बेटा अगली क्लास में एनपीओ की प्रॉब्लम्स ली जाएंगी, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम्स। सर क्वेश्चन 50 से 58 तक? हाँ 50 से 58 तक, ठीक है। तो जो भी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको सारे कर सको बेटा, तभी मजा आएगा, जिससे कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। 1 मार्क्स में ऐसा कोई बेटा कभी भी ना याद करी हुई वाली थ्योरी नहीं आती अकाउंट्स में, ठीक है, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी सेफर साइड के लिए, ठीक। तो अगली क्लास में मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। ओके बच्चों, बाय सर। बाय बेटा।